So let's continue. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम लोग अलग अलग कंसेप्ट्स पर डिस्कशन करते आ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि डाइपोल किसे कहते हैं और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक बहुत ही जल्दी से क्विक रिवीजन अगर मैं आपको यहाँ दे दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा कि इफ यू हैव गॉट टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and they are separated by some distance. So this arrangement, this assembly of the charge itself will be called as electric dipole. ये डाइपोल लेंथ है 2L और यहाँ पे हम एक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं जो डायरेक्ट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जब कभी हमें जरूरत होगी डाइपोल मोमेंट लिखने की तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी कुछ कैलकुलेशंस किए थे। आपको पता होगा कि जब हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो वी गॉट एन आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब। और हम चाहें तो इसे वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं विद द सेम डायरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली हमने इक्वेटर के लिए भी कुछ कैलकुलेशन किए थे जिसमें हमने मेंशन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और यहाँ पर खास हम नेगेटिव लगाते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन अपना पिछली क्लास में हो चुका है। हालांकि डाइपोल के बारे में हमको बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। क्लास 12th में हम इन सभी एस्पेक्ट्स को दोबारा कंटिन्यू करेंगे रादर कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है डाइपोल की, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे डेवलप होगी और कितने टाइप के इक्विलिब्रियम डाइपोल के लिए हम बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आगे कंटिन्यू हमें करनी है, बट फिलहाल इस स्टेज पर हम कुछ बेसिक बातें, कुछ फंडामेंटल चीजें डाइपोल के बारे में कवर कर रहे हैं। सो आज की क्लास में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल देखेंगे दैट विल बी ऑल अबाउट कपल या कह लीजिए टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों, जब हम कपल या टॉर्क इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो याद रखो कि बेसिकली हम रोटेशन एक्सपेक्ट करते हैं, घूमने वाला मोशन, रोटेशन वाली मोशन यहाँ पे पॉसिबल होगी। उस हिसाब से हमने कपल या टॉर्क लिखा होता है। नाउ लेट्स कंसीडर कि किसी गिवन स्पेस में ऐसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की लाइंस हैं। अब ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं। बच्चों, जब लाइन पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होती हैं तो उस वक्त फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म होता है, याद रखिए, एक जैसा। अगर लाइंस पैरेलल ना हो और इक्वली स्पेस्ड ना हो तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस विल सजेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने क्या किया, एक डाइपोल रखा। लेट मी शो दिस डाइपोल समथिंग लाइक दिस। यहां इसका नेगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल की लेंथ मैं यूं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इंक्लाइंड, और बेटा यहां इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू। आप कह सकते हो कि ये पूरी डाइपोल की जो लेंथ है ये 2L है। अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज पर जो है ना फोर्स डेवलप करेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं। आपको याद होगा ये फोर्स अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। गेटिंग दैट? या रिकॉल कर पा रहे हैं? ये रिलेशन हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सीखते वक्त यूज किया करते थे। ओके। अब देखो, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है यहाँ पे, जिस जिस हिसाब से मैं इसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस फील्ड का पीछे वाला हिस्सा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। मतलब फील्ड का पिछला हिस्सा जहां पर उसके टेल्स आए हैं, ये रीजन पॉजिटिव है। और जिस तरफ ये एरो दिया गया है
एरो की डायरेक्शन वाला हिस्सा फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तभी तो हम ये कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमने ये डाइपोल इसमें छोड़ दिया। जरा सोचो कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड का जो ये यहाँ नेगेटिव पोर्शन है, क्या ये इसे अट्रैक्ट करेगा यूं? यस। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा इस पे ना एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स हम जैसे लिखते हैं आमतौर पर वैसे ही लिखेंगे, ई क्यू, क्योंकि फोर्स को अभी अभी हमने लिखा क्यू ई या ई क्यू व्हाटएवर यू से। तो इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स सामने की तरफ आ जाएगा। अच्छा बच्चों जरा सोचो, इस वाले चार्ज पे कहां और कैसा फोर्स आएगा? नेगेटिव वाले चार्ज पे। लेफ्ट साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इस पर जो एक फोर्स आएगा ना, ये आ जाएगा यूं। और ध्यान से देखो तो ये भी EQ ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो सब जगह सेम है, यूनिफॉर्म है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम है जिस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, जस्ट इमेजिन करें आप। एफ नेट विल बी 0। क्या नहीं, एफ नेट की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या ये सिस्टम रोटेशन इफेक्ट में जा सकती है? जैसे आप इस वीडियो को जरा देखिए, मैं Yes. यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए डाइपोल है। अब इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है ऐसे, और दूसरा फोर्स यूं नीचे की तरफ यूं। तो ये जो डाइपोल है फॉर एग्जांपल, ये तो बेटा ऐसे रोटेट हो जाएगा ना। यस सर। इधर से खींच रहा हूं मैं और एक इधर से खींच रहा हूं यूं, तो बेसिकली तो ये रोटेट हो जाएगा। सो इफेक्टिवली हम यहाँ क्या देख पाएंगे कि ऐसे जो दो दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, जो कि इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो वो इस डाइपोल को पकड़ के घुमा देंगे। अल्टीमेटली हमको कौन से टाइप का मोशन देखने को मिलेगा यहाँ? रोटेशनल मोशन। तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक कपल या टॉर्क एक्ट होने लग जाएगा। अब हम इसे स्पेसिफिकली कपल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी हैव गॉट टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बच्चों इस सिस्टम में अगर हम टॉर्क लिखना चाहते हैं तो याद करें, मैकेनिक्स पढ़ते वक्त इस तरीके के फॉर्मूले हम लोग अप्लाई किया करते थे। टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड बेटा, शाबाश। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहाँ चूंकि कपल है ना, तो सीधे सीधे टू फोर्सेस ले लेते हैं। अदरवाइज किसी सिंगल फोर्स के लिए हम लोग फोर्स एंड एक्सिस ले लेते हैं ना। तो ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी फोर्स आप कंसिडर करो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो तो EQ ही होगा। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालें? परपेंडिकुलर, सीधा। तो कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर यहाँ एक फोर्स है, यहाँ एक फोर्स है, दोनों के बीच में सीधे ये वाला डिस्टेंस ले लो 2L। तो 2L डिस्टेंस तो है दोनों के बीच का, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, ये यूं, और ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। समझ पाए आप? यस सर। अब बेटा अगर यहां पर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो जारी बात है ट्रायंगुलर ज्योमेट्री को यूज करें तो हम देखेंगे कि ये 2L साइन थीटा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड है, तो अपोजिट साइड हमेशा 2L साइन थीटा होती है। बेसिकली अपोजिट साइड इज ऑलवेज साइन थीटा। तो यहां पर इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें एक्सपेक्टेड है वो क्या है? 12 sin theta। 2L sin थीटा। वेरी गुड। सो दैट विल बिकम 2L sin थीटा। अब इसमें मैं सिर्फ इस बात पे ध्यान देता हूं, ये एक चीज हो गई और ये एक चीज हो गई। जरा सोचो तो। डाइपोल मोमेंटम। डाइपोल। यस, वेरी गुड बेटा, वो हो गया डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया E और साथ में आया P साइन ऑफ थीटा। तो ये टॉर्क किसी भी डाइपोल पर एक्ट होगा, और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने लग जाएगा। इट विल अंडरगो काइंड ऑफ रोटेशन। अब इस कहानी को हमको बहुत आगे बढ़ाना है। 12th में जो चैप्टर आएगा उसमें हम इस कहानी को बहुत आगे बढ़ाएंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, कितना वर्क डन होगा उसके घूमने के लिए, कहाँ वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ये बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं। फिलहाल तो बस इसका एक छोटा सा डेरिवेशन अभी सिलेबस में है, तो उतना हम कवर कर रहे हैं।
So this much amount of torque you may say in magnitude it is going to act. Now we know कि torque जो है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है. This is going to be a vector quantity. तो अगर हम इसका पूरा वेक्टर नोटेशन लिखें, इसको पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो बच्चों यही टॉर्क ऐसे लिखा जा सकता है. टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. याद रखना P क्रॉस E. आप देखो जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग मैग्नीट्यूड में टर्न करते हैं, मैग्नीट्यूड में क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो ये क्रॉस हटाने के बाद हम इन दोनों के बीच का एंगल ही तो लिखते हैं, साइन थीटा. Yes, sir. ये सिचुएशन आ जाएगी इसमें. अब मैं आपके सामने 2-3 कंडीशन बना रहा हूं यहाँ पे. बड़े अच्छे से आप सभी लोग सोचें इस पे कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, मान लीजिए लाइक दिस. 2-3 लाइन में निकाल देता हूं ताकि सिचुएशन हम समझा पाए आपको. ऑफ कोर्स इस सभी सिचुएशन में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेंगे. और चलो ये मानते हैं कि डायपोल हमने यूं रखा, बिल्कुल वर्टिकल लाइक दिस. लेट्स से कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. अब जरा आप सोचें बेटा कि इसमें डायपोल मोमेंट तो ऐसे एक्ट हो जाएगा ना. Yes, sir. तो गौर करें इस सिचुएशन के लिए खास एंगल थीटा क्या बनेगा? P और E के बीच का एंगल, P और E के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बनेगा? 90 degree. 90. 90. वेरी गुड. अब ये सिचुएशन हमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा और मैं लिख सकता हूं इसको PE. जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे लिख रहा हूं sin 90. और sin 90 कितना होता है? 1. 1. तो जो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो टॉर्क एक्ट होगा डायपोल पे, वो इस सिचुएशन में एक्ट होगा जब डायपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ परपेंडिकुलरली रखा गया है. नाउ सपोज अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बता दें लाइक दिस, और इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में डायपोल कुछ यूं रखें. ध्यान से देखें बेटा, ये डायपोल ऐसा रख दिया हमने. लेट्स से कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या अब डायपोल मोमेंट ऐसे एक्ट हो जाएगा? Yes, sir. अब जिस हिसाब से ये डायपोल मोमेंट बन रहा है, तो इस कंडीशन में तो थीटा 0 हो गया. Yes, sir. एंगल शुड बी मेजर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. तो E को देखें, P को देखें, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. थीटा 0 हो गया. अगर थीटा 0 हो जाता है तो आप खुद बता दें साइन 0 क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा. यानी कि यहां पर अगर हम लिखें सो साइन 0 0 मतलब टॉर्क भी 0 हो जाएगा. सो अगर डायपोल फील्ड के साथ पैरेलल रखा जाता है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं आता है. अब इसका एक और मतलब भी है बेटा. यही डायपोल अगर हम ऐसे रखें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर पॉजिटिव लिया और इधर नेगेटिव लिया और यूं डायपोल रखा. आप सोचिए बेटा इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव. ये हो गया डायपोल. बट इस बार अगर मैं डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन चेक करता हूं, सो दे आर एंटी पैरेलल. गौर करें, दे आर एंटी पैरेलल. इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच का एंगल 180 हो गया. Because electric intensity is directed to the right and the dipole moment is directed to the left. They are anti-parallel to each other. Therefore, theta is going to be 180 degree. With this condition, अगर हम टॉर्क को लिखते हैं, तो we have the situation P E sin 180. अब आपको याद होगा sin 180 भी 0 ही होता है. Yes, sir. तो इस बार भी कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा. So if we keep the dipole perpendicular, we get the maximum torque. If we keep the dipole parallel or if we keep it anti-parallel to the field, then in both the cases we get the torque to be equal to 0. अगर हम कोई एंगल बना के रखते हैं डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में, तो उस वक्त जो टॉर्क एक्ट होगा वो लिखा जाएगा EP sin थीटा. दिस इज द केस. ओके. अब हमारे थियरी पेपर्स में ये आर्टिकल 3 मार्क तक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इट्स फॉर 3 मार्क. छोटा सा आर्टिकल है. आइए अब इस बात को और थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. कुछ एक चीजें आएंगी बच्चों यहाँ पे जो थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, बिकॉज अभी ये चैप्टर्स अपने कवर नहीं हुए हैं. बट दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो कंसेप्ट्स मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर रोटेशनल मोशन से रिलेटेड ये कंसेप्ट्स आपको पता है,
सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल आर्टिकल टू गो फॉर, बट हम लोग इसे फिलहाल पढ़ लेते हैं। कुछ नई बातें भी होंगी तो जस्ट उसे सुन के जहन में रखें, जैसे जैसे सिलेबस आगे कवर होगा तो आपको ये चीजें आसान लग जाएंगी। SHM ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मतलब है इसका? मैं जरा इसको समझाना चाहता हूं आपको कि ये SHM का क्या मतलब है। लेट्स से बच्चों कि हमने क्या किया, किसी जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जो यूनिफॉर्म है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं उसकी पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। विल बी गेटिंग पैरेलल एंड एज वेल एज विल बी गेटिंग इक्वली स्पेस्ड लाइंस। अब हमने क्या किया, इसमें डाइपोल रख दिया लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये इसकी लेंथ हो गई। लेट्स से कि यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, और आप बड़े आराम से इस बात को समझा सकते हैं कि इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। अब फिलहाल इस सिचुएशन में इस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। करेक्ट है बच्चों? यस सर। अभी तो प्रूव किया था नो टॉर्क, एंगल थीटा 0। बट हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, लिटिल, बहुत थोड़ा सा। लेट मी शो इट कि हम इसे यूं करते हैं। मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इसको यहां ले आते हैं और ये डॉटेड लाइन वाली पोजीशन नई पोजीशन है इसकी, और इसको यहां ले आते हैं। हल्का सा इसमें एक डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, थीटा या डी थीटा व्हाटएवर यू से। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। बच्चों जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, आप ये देखेंगे कि यहां एक फोर्स आ गया और यहां एक फोर्स आ गया। यस सर। अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, डाइपोल को घुमाएंगे और घुमा के दोबारा कौन सी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे इसको, ऐसी जैसे वो पहले था, यस सर। सीधा करने की कोशिश करेंगे उसको, है ना? बिकॉज आप जरा फील करें इसको, ये डाइपोल ऐसा है, यहां चार्ज है अपना, यहां एक चार्ज है, ये एक फोर्स आ गया, ये एक फोर्स आ गया, ये इसका सेंटर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये यूं घूम रहा है। जिस हिसाब से तो फोर्सेस लगे हैं उस हिसाब से हमको अंदाजा हो जाएगा। करेक्ट है? यस सर। यस सर। तब ये चार्ज यहाँ इसको नीचे इधर ला रहा है और ये वाला इधर। तो बेसिकली क्या इस डाइपोल को दोबारा सीधा करने का एफर्ट लग रहा है? यस सर। अब वो सीधा करते करते क्या होगा, कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा, और वेलोसिटी अटेन करने के बाद वो सीधा हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा और आगे खिसक जाएगा। मतलब कि थोड़ी देर के बाद हम इस डाइपोल की पोजीशन अगर चेक करेंगे ना बेटा, तो वैसा हो जाएगा। समझे? सीधा करने का एफर्ट तो लगेगा, लेकिन अब किसी चीज को सीधा करते करते क्या होगा कि ज्यादा ही वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा, वो थोड़ा अपनी जगह से आगे खिसक जाएगा। फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। जैसे किसी डायल में एक मैग्नेटिक नीडल को हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया जाए, तो डायल में मैग्नेटिक नीडल ऐसे 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 टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो करता है ना, ऑसिलेशन करता है। यस सर। हाँ, तो कुछ कुछ वही मामला जो है ना इस डाइपोल के साथ होगा। अब ये जिस तरीके का मोशन परफॉर्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेट करेगा ये। बात समझ आई सबको ये? यस सर। अब हमें निकालना है कि अगर ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लग गया तो फिर इस पर टॉर्क कैसा आएगा, और इसकी बाकी की कंडीशंस, टाइम पीरियड, कितना टाइम लेके ये ऐसा 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 ऑसिलेट करेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हमें यहाँ पे निकालना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सी और स्टैंडर्ड अपनी जो डेरिवेशन है टॉर्क वाली, वहीं से शुरू करते हैं। आपने अभी अभी देखा कि हमने टॉर्क की इक्वेशन बनाई पीई साइन थीटा। लेकिन रोटेशनल मोशन इस चैप्टर में हम आगे एक डेरिवेशन पढ़ेंगे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा इक्वल पीई साइन थीटा। आप इस इंस्टेंट पर मैं बच्चों आपको ये कहूंगा कि इसे जस्ट कैरी करें, क्योंकि जब तक हमारा चैप्टर रोटेशनल मोशन होता नहीं है तब तक आप इसको बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। तो बस जस्ट कंप्लीट कर लें इसको, और वो चैप्टर है हमारा 12th में, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। सो दैट इज आई अल्फा। अब ये अल्फा हम कंटिन्यू कर लेते हैं और उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो दिस विल बिकम पीई डिवाइडेड बाई आई, ये साइन थीटा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ये आई है, इसे हम एक अलग नाम देते हैं, इसे हम कॉल करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओके, वी कॉल दिस एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। घबराएं नहीं, बस डेरिवेशन सुन लें बस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको एक अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब ये जो मोशन हुआ है ना, इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये रीस्टोरिंग मोशन है। रीस्टोर यानी कि अपनी जगह पे वापस लाने वाला मोशन है। हमने हल्का सा हटाया, हटा के छोड़ दिया, तो क्या ये फोर्सेस, ये टॉर्क्स इस डाइपोल को दोबारा ऐसे सीधा करने का एफर्ट लगा रहे हैं? यस, Yes, sir. मतलब उसको रीस्टोर कर रहे हैं। तो रीस्टोर करते हैं इसलिए हम यहाँ पे कभी कभी माइनस भी लगाते हैं, लगा सकते हैं। अब ये जो मोशन हम एग्जीक्यूट कराएंगे ना, ये हम बहुत छोटे से एंगल के लिए कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े एंगल ले लेंगे, एकदम 30-60 डिग्री जाएंगे, ऐसा नहीं। हल्का सा एंगल ले लेंगे, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, तो वो यूं यूं ऑसिलेट करने लग जाएगा। ऑसिलेशन या कह लीजिए एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। एनीवेज, आई एम जस्ट सेइंग दैट के यहाँ पे जो थीटा फैक्टर है, हम इसे स्मॉल मानेंगे। अगर थीटा स्मॉल है तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं थीटा में, मतलब साइन थीटा हटा के उसकी जगह पे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। So we may get an equation for alpha as minus PE divided by I, moment of inertia, into theta. ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब स्टैंडर्ड लेवल पर जब भी कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है स्टैंडर्ड लेवल पर, तो उसके लिए अल्फा का एक खास रिप्रेजेंटेशन है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उन बॉडीज के लिए जो एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। तब हमें करना यह है कि यहां का अल्फा और यहां का अल्फा कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे कि माइनस के लिए माइनस आ गया, थीटा के लिए थीटा आ गया, बस कौन सी चीज रिप्लेस करनी है हमें? ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ गया पी, डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में पीई डिवाइडेड बाई आई, बट हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट में PE divided by I. Therefore, we got an answer. Time period of motion is equal to 2 pi under root I divided by PE. तो ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि ऐसे अगर हमने डाइपोल को हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, बहुत छोटे से एंगल के लिए उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा या क्या हो सकता है। सो वी गॉट दैट रिजल्ट। ओके विद दिस? Yes, sir. ओके, चलिए, जैसे ये सेम चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है, सेम चीज यहां ऐसे समझ लीजिए कि हमने इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिया। सेम चीज पूछी गई, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देके इसको छोड़ दिया डाइपोल को, अपनी जगह से ये मूव करेगा यूं लाइक दिस, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये आंसर हमने निकाला। अब मैं समझ सकता हूं इस बात को कि अभी चूंकि हमने एसएचएम इस चैप्टर को सीखा ही नहीं है, तो कुछ बातें आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अननोन सी लगेंगी, बट जब हम बाद में इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, रिवाइज करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स या कह लीजिए ऑसिलेशन, तो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब कुछ समझ आ जाएगा, ये एसएचएम क्या होता है ये भी पता होगा। सो इट विल बी जस्ट अ वेरी काइंड ऑफ वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन टू गो फॉर। ठीक है, तो फिलहाल जस्ट कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूं। ओके, Yes, sir. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाइल इट इज बीइंग केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। So we have the first question as this one. इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, at a point away from the center of the dipole, intensity of electric intensity is electric field is E. अब ये पॉइंट कहां है ये नहीं बोला है, एक्सिस पर है कि इक्वेटर पर है ये नहीं बोला है। अब ये बोल रहा है चार्जेस ऑफ द डाइपोल आर ब्रॉट क्लोजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज हाफ। तो दोनों चार्जेस को नजदीक लाए तो डिस्टेंस हाफ कर दिया। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज ऑल्सो हाल्व्ड, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को भी घटा दिया।
फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड नाउ एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप फिगर आउट करो, सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालो, ऐसे बता रहे। बट कमाल की बात यह है कि इसने हमको ये नहीं बताया है कि ये पॉइंट कहां हमने कंसिडर करना है। तो लेट्स से कि हम इस पॉइंट को कहीं भी एक्सिस पर चॉइस करते हैं। सो वी हैव दिस एज द नेगेटिव चार्ज, समवेयर हियर दिस एज द पॉजिटिव चार्ज। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये सेंटर, ये L, और यहां से कहीं दूर R, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया N, यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने लिखी। तो बेसिकली मैंने एक्सिस वाला पॉइंट चॉइस किया है। अब एक्सिस वाले पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखता हूं, और वो भी मैं इस क्वेश्चन को खास किसी शॉर्ट डाइपोल का रेफरेंस बना के सॉल्व करता हूं, या डाइपोल को शॉर्ट तो बोला नहीं है इसने, तो हमें एज इट इज कंसिडर करना होगा। तो आपको पता है हम इस चीज के लिए लिख पाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ P डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, R क्यूब। शॉर्ट डाइपोल मान के ही कर लेते हैं। चलो, क्लियर हो गई बच्चों बात? यस सर। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। वो कह रहा है कि पॉइंट तो हमको वही रखना है जहां है, पॉइंट में कोई चेंज नहीं, सेंटर भी वही होगा डाइपोल का जहां वो है, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये करना है कि डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आधा कर देना है, ठीक है। ब्रॉट क्लोजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज हाफ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा करना है, तो इन दोनों चार्जेस को नजदीक लाना पड़ेगा। लेट्स से कि एक चार्ज इधर आ गया -Q, और दूसरा चार्ज इधर आ गया लाइक दिस +Q। अब ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, पहले कितना था, लेट मी जस्ट राइट इट एज सच, पहले कितना था 2L, अब इतना L हो गया। अब इससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि ये R कितना है, इससे नहीं फर्क पड़ता है। देखो R जैसा था वैसे है, क्योंकि पोजीशन ऑफ पॉइंट हमने चेंज नहीं की और सेंटर ऑफ द डाइपोल को भी हमने चेंज नहीं किया, खाली चार्जेस को नजदीक लाए। दूसरा, उसने एक और बात बताया हमको कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी आधा करना है। मैग्नीट्यूड में चार्जेस ऑल्सो हाल्फ, आधा करना, यानी कि अब ये चार्ज Q नहीं है बल्कि Q/2 है, और ये वाला भी चार्ज अब -Q नहीं है बल्कि -Q/2 है। तो अब हमको नई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है वो, एक्सिस वाले पॉइंट पर, लेट्स से E'। अब देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R क्यूब में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज यहाँ पे चेंज होगी ना वो डाइपोल मोमेंट है। अब इनिशियल कंडीशन में बेटा इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग लिखते हैं तो वो हो जाता है Q × 2L। जरा ध्यान से सोचो, इस सिचुएशन में अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखता हूं P' तो वो क्या होगा, Q/2 × L, दैट विल बिकम Q/2 × L। जरा सोचें आप। यस सर। तो कंपैरेटिव अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, इस चीज को अगर मैं कंपैरेटिवली सोचूं तो ये हो गया P/2 = QL, करेक्ट है ना। QL, ये 2 नीचे ले लिया। यस सर। जरा सोचें, 2 टाइम्स ऑफ P' = QL, इसे यहां लिया। QL = वापस से हमको यहाँ पे क्या लिखना है, P/2, सो 2P' = P/2, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P' = P/4 इफ नीडेड। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहां पर एक्सिस पर जो पॉइंट है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिख लेते हैं। इसके लिए हमें P' लिखना पड़ेगा। अब P' के लिए जो इक्वेशन तुमने बनाई है उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाय ये R क्यूब जैसा वैसा रहेगा, बट इट विल बिकम P/4। बाई 4 बाजू में ले आओ, हटा दो उसको, सो दिस विल बिकम 1/4 इन ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब ब्रैकेट में लिखी हुई चीज क्या है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये क्या है, एक्सिस। यस, एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो पहले मेजर की गई थी। तो नई वैल्यू बेटा हमको मिलेगी 1/4 टाइम्स ऑफ E एक्सिस जो हमने पहले निकाला था।
ठीक है, तो डाइपोल का डिस्टेंस घटाना और उसके चार्ज को आधा करना, ये रिजल्ट देगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, सो दैट वे वी ट्राई टू कंसिडर। देखें आप, कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं की। QL/2 हो गया, QL की जगह पे P/2 पुटअप करें, P' इज इक्वल टू QL, P/2, P' इज इक्वल टू P/4, बिल्कुल सही। सो दैट विल मेक the overall electric intensity to reduce by a magnitude of reduced to 1/4 of the previous. ठीक, Yes, sir. ओके, चलिए कुछ और बड़े सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है इसमें। इसका अगला हिस्सा जो है ना 12th में आएगा, मतलब तब हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे डाइपोल पे। An electric dipole consisting of two opposite charge of magnitude 0.2 nanocoulomb, each separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field. This is given. What is the maximum torque? बट अभी आपको बताया गया कि टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है PE। देखिए हमने यहां अभी डेरिवेशन बनाया था, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू PE, जब डाइपोल हम इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हैं। तो बस अब निकालना है ये जो चीज है, ये गिवन, ये E है, ये जो गिवन है ये चार्ज है Q, और ये जो 2 सेंटीमीटर है, ख्याल रहे ये 2L है। अब यहां पे अगर मैं टॉर्क मैक्सिमम फाइंड आउट करता हूं तो P की जगह पे मैं लिख सकता हूं Q इंटू 2L और फिर आगे E। जस्ट डू द कैलकुलेशन। टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू Q 0.2 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनो के हिसाब से, 2L डायरेक्टली 2 इंटू 10 टू द पावर -2, टोटल सेपरेशन 2L है इसलिए 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज गिवन 2 इंटू 10 टू द पावर +6, प्लस में है 6। जस्ट कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन। 2 into 2 4, 4 into 0.2 that will become 0.8 into 10 to the power -9 -2 -11 plus 6, -11 plus 6 -5 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट लगेगा न्यूटन मीटर। ये आंसर आ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल पॉइंट पर कैलकुलेशन है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। आप देखें यहां पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये है कि इस जगह पे फील्ड के लाइन क्लोज हैं, नजदीक है, इनका गैप कम है, तो यहां पर फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है ना, यहां पर जो फील्ड है ना स्ट्रांग है, जबकि यहां पर फील्ड वीक है। इस जगह पर वीक है और इस जगह पर स्ट्रांग है। अब ऐसे डाइपोल रख दिया आपने, अब ये हमसे पूछ रहा है कि मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा और रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जरा इन चार्जेस की तरफ ध्यान दो। ये जो नीचे वाला है ये नेगेटिव चार्ज है और ये ऊपर वाला हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है उस हिसाब से सोचें तो यहां पीछे की तरफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और आगे की तरफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या यहां अट्रैक्शन मिलेगा, यस सर, और ये नेगेटिव चार्ज को यहां अट्रैक्शन मिलेगा। Yes. किसका अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन मिलेगा कि इस नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव। क्यों बोला आपने ऐसे, क्योंकि उधर हाँ स्ट्रांग फील्ड है यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है। स्ट्रांग फील्ड क्या करेगा, इसको ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, और ये वीक फील्ड है कंपैरेटिवली, तो इसके मुकाबले में इस पर अट्रैक्शन कम होगा। तो अब आप सोचें कि डाइपोल कहां मूव कर सकता है, क्लॉकवाइज। नहीं, मोशन कहां होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, नेगेटिव एक्सिस।
नेगेटिव नेगेटिव में हो, कमाल करते हो यार, जब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इस पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स attraction एक्सिस मिलेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा ये थोड़ा सा वीक लगेगा, तो एक तरफ ज्यादा फोर्स है और एक तरफ कम फोर्स है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना डाइपोल। yes sir, तो मोशन के बारे में तो तय हो गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जैसे ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से इस डाइपोल के घूमने के भी चांसेस हैं। तो क्या ये डाइपोल ऐसे घूमेगा यूं, जिस हिसाब से ये फोर्सेस बने हैं? yes sir, तो ऐसे ये गोल गोल घूमेगा और साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। तो इसका घूमना कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। और आगे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में? पॉजिटिव positive x-axis, तो मूव अलोंग ऑप्शन ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रोटेट क्लॉकवाइज। तो इसमें हमें जाना चाहिए ऑप्शन ए के साथ। आई होप आप समझ पा रहे हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इसमें। आइए एक और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ प्रूफ करना है, बस कंडीशन में आपके सामने रख देता हूं जस्ट टू कंप्लीट द पार्ट, कि ये एसएचएम वाला मामला था ना, स्मॉल सा एम्पलीट्यूड दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसने बोला फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आप देखें यहां पर हमने अभी अभी डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड बनाया, ये 2 पाई अंडर रूट में आई डिवाइडेड बाई पी। तो मैं पहले उसी टाइम पीरियड की इक्वेशन को यहां आपके सामने रख दूं, वही पूरा डेरिवेशन फॉलो करते हुए, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर आएगा आई डिवाइडेड बाई पी। अब आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। टाइम पीरियड यस को उल्टा अपोजिट करके लिखें तो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और हम लोग अक्सर उसको एन ऐसे सिंबल से भी बताते हैं, बट मैं यहाँ पे एफ से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सिंपल बात है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं तो टी को इन्वर्स करें, टी को पूरी तरीके से इन्वर्स करें, 2 पाई का 1/2 पाई हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट में आई बाई पी था वो पी बाई आई हो जाएगा, जो यही चीज इसने पूछी है। अब इसका डेरिवेशन रेफर करना चाहते हो तो पिछले पेज पे जाके देखें आप, वहां पे आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक चार्ज की हुई वायर है, बड़ी सी लंबी सी, और इस वायर के सामने डाइपोल रख दिया हमने, ये हल्का सा ऐसे, आर सेपरेशन है डाइपोल के सेंटर से वायर तक का। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कंडीशन में कितना फोर्स एक्ट होगा, व्हाट इज द पॉसिबल फोर्स हियर। बेटा एक बात आप गौर करो कि इन दोनों चार्जेस पर एक जैसा फोर्स नहीं आएगा। ये चार्ज थोड़ा सा नजदीक है और ये वाला चार्ज जरा सा दूर है, तो इसमें अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और रिपल्शन थोड़ा वीक होगा, करेक्ट है? yes sir, दूसरी बात ये कि फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इस पे बन रही है, थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्मिटी भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हुए जब हम लोग फोर्स लिखते हैं, डाइपोल पर आने वाला फोर्स, याद रखें इसे हम लिखेंगे माइनस पी डी बाई डी आर। अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में तो नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपने ये फॉर्मूला याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। माइनस पी डी बाई डी आर, ये वही पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले से बनाया गया एक्चुअली। तो जब पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम लोग क्लास 12 में देखेंगे तो हम इस पर होपफुली वहां पर डिस्कशन जरूर करेंगे। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, यहां पे ई कितना है भाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। तो यू माइट रिमेंबर, इनफाइनाइटली चार्ज की गई वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है वो लिखी जा सकती है 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अब हमें फोर्स निकालना है। सो इफ रियली वांट टू गेट एन आंसर फॉर फोर्स, तो हमको इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस पी डी बाई डी आर ऑफ
2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई r। इसका डिफरेंशिएट करना है। हम देखेंगे 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, बाहर ले आओ डिफरेंशिएशन से। माइनस p, ये 2, ये k, ये लैम्बडा, डिफरेंशिएशन चल रहा है d बाई dr ऑफ 1 बाई r। डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। 2pk लैम्बडा d बाई dr ऑफ r रेज टू -1। आप समझ पाए 1 बाई r कैन बी रिटन एज r रेज टू -1। ठीक है, Yes, sir. अब इसे करें डिफरेंशिएट। माइनस 2pk लैम्बडा, और ये याद है ना आपको k 1/4πε0 है, भूले तो नहीं ना? Yes, sir. हाँ, ये जो k होता है ना यहाँ पर फॉर्मूले में 1/4πε0 है। एनीवे, अब इसको करें आप डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएं आप x रेज टू n का, d बाई dx x रेज टू n, n x रेज टू n -1। याद आया कुछ? x रेज टू n का डिफरेंशिएशन भाई। Yes, sir. हाँ, डिफरेंशिएट करें। -1 r रेज टू -1 आई होप आप समझ पाए। n की जगह -1 है। Yes, sir. ओके, अच्छा, अब ये माइनस क्या करेगा, हमारे बाहर के माइनस को कैंसिल कर देगा। तो चलो वो तो निपट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2pk लैम्बडा इनटू ये हो गया r रेज टू -2। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय r रेज टू -2? 2pk लैम्बडा इनटू 1/r²। क्या कहते हो? Yes, sir. फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2pk लैम्बडा डिवाइडेड बाय r²। ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन से ईयर में है, नीट है या जेई है, बट ये एग्जाम में आया है। ओके, अब इसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से हमको करना पड़ा, क्योंकि इस चार्ज पे अलग फोर्स आ रहा है, दूसरे वाले चार्ज पे अलग फोर्स आ रहा है। यहां से लेके यहां तक जाने में फोर्स भी वेरी हो रहा है, और सेंटर से हम जबकि डिस्टेंस मेजर कर भी रहे हैं, लेकिन फोर्स हम इसी तरीके से निकालेंगे। और ये फोर्स अपने नेचर में अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव लाइन ऑफ चार्ज से नजदीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा कंपैरेटिव टू ये पॉजिटिव पॉजिटिव के रिपल्शन के। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। बस मैं इसका एक हिंट आपको दे देता हूं, इत्मीनान से करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन भी देखेंगे, चलो आखिरी नहीं, एक और भी देखेंगे इसके बाद। A system has two charges of magnitude plus minus 2.5 into 10 to the power -7. लोकेशन क्या है? z एक्सिस में 0.15 and plus 0.15 meter. What is the net charge and electric dipole moment of the system? चलो मैं एक्सियल सिस्टम आपके सामने पहले बना के बता देता हूं कि इस बार इस एक्सिस को z मानते हैं, इसको मानते हैं y, और ये जो बाहर जा रहा है इसको मानते हैं x। ये तो हमारी चॉइस होती है ना, हम जैसे चाहें वैसे ले लें। तो ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस का 0 है। एक चार्ज यहां पे है, लोकेशन वाइज देखें तो ये है 0.15। दूसरा चार्ज यहां पे है, लोकेशन वाइज देखें तो ये है 0.15। ऑफ कोर्स इसे हम माइनस भी बोल सकते हैं, 0 के उस तरफ। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस कितना है, बता सकते हो? 0.3। करेक्ट है ना? यहां से लेके यहां तक। समझे नहीं समझे? अरे भाई समझ आया नहीं आया? Yes, sir. आसान है क्या? इस माइनस से परेशान हो रहे हैं सर, ये इधर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों मिला के 0। ऐसे तो नहीं ना, डिस्टेंस गिनेंगे, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दूरी गिननी है, दूरी दोनों की।
0.3 हो गया ना, दोनों को ऐड करेंगे ना। Yes, sir. अब इस तरफ जो हमने चार्ज रखा है, चलो मानते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज है, 2.5 into 10 to the power minus 7। दूसरी तरफ जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव चार्ज है, 2.5 into 10 to the power minus 7। अब हमसे ये पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना है। नेट, बेटा नेट चार्ज है 0। कैसे? जितना पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट वैल्यू क्या होगी उसकी? 0 0। 0. अब निकालना है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q into 12। अब आप खुद ही बता दें, इसमें Q यानी कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और वो है 2.5 into 10 to the power minus 7, और 2L इस बार है 0.3, गलती ना करें, 2L टोटल 0.3 है। Yes, डन, sir. कैलकुलेट कर लें, दैट्स इट। 7 point into 10 to the power minus 7. 7.5। 5. Is it really 7.5 or 0.75? 0.75 into 10 to the power 0.5 into 7.5 into 10 to the power minus 7। और डायपोल मोमेंट हम लोग लिखेंगे चार्ज यानी कि कूलम, और डिस्टेंस यानी कि मीटर। ये हो गया आंसर इसका। हाँ, एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल क्लोज विद दिस। The electric field due to a short dipole at a distance r on the axial line। एक्सियल लाइन के लिए डिस्टेंस r है, तो चलो मैं पहले लिख दूं एक्सियल लाइन, तो E एक्सिस आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं बेटा तो ये r क्यूब। From its midpoint is same as that of the electric field at a distance r dash। r dash, लेकिन ये r dash डिस्टेंस कहां है? इक्वेटोरियल लाइन। तो आपको याद होगा इक्वेटोरियल लाइन, बेटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r डैश का क्यूब। अब क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों सेम है, हमने नहीं बोला, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये दोनों सेम है, दे आर सेम। फिर हमें निकालना है कि r और r डैश का रेशियो क्या है। तो अगर ये बोल रहा है कि दोनों सेम है तो दोनों को सेम कर दो। हमें क्या करना है? E axis is equal to equator। Now we have on one side 1/4 pi epsilon naught. This is 2p divided by r cube should be equal to 1/4 pi epsilon naught. This is p divided by r dash cube. Cancel out this, this, cancel. Go for this kind of ratio. R dash, पहले r अपॉन r डैश, तो r अपॉन r डैश। अब दोनों क्यूब में चल रहे हैं तो एक साथ मैंने दोनों का क्यूब लिखा। तो बेटा ये उठा के अगर मैं इधर ले लूंगा तो इधर तो सिर्फ 2 बचेगा। Yes, sir. So we get r divided by r dash is equal to 2 raised to 1/3। 2 का क्यूब रूट करना है और क्या। ठीक हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्यूब पावर हमको यहां से अगर हटानी है तो दूसरे तरफ 1/3 करना पड़ेगा। So that is what the expected answer is। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।